हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में इवोल्यूशन में हमारी बात चल रही थी। इवोल्यूशन के अंदर अपन देख रहे थे डार्विनिज्म और लेमार्कवाद के बारे में हमने बात की थी। डार्विनिज्म के अंदर अपन म्यूटेशन देख रहे थे कि लास्ट में म्यूटेशन कैसे होता है, म्यूटेशन किसे कहते हैं, और डार्विनिज्म के जो क्या क्या पॉइंट थे उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या क्या बातें बताई। तो डार्विन के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बात की थी लास्ट क्लास में। आज अपन डार्विन का ही एक पॉइंट है जिसको अपन कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, जिसको अपन नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है। डार्विन ने क्या बताई थी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी कि कंपटीशन के अंदर जो एनिमल बचेगा उसको अपन क्या बोलेंगे कि वो नेचर के अंदर फिट एनिमल है। कंपटीशन होगा, कंपटीशन होने के बाद यानी कि जो विनर होगा उसको अपन क्या बोलेंगे कि वो फिटेस्ट एनिमल है। और फिटेस्ट एनिमल है जिसको अपन ने क्या बोला था, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी कि जो एनिमल फिट है वही एनिमल क्या रहेगा, नेचर में सरवाइव करेगा, वही एनिमल सरवाइव करने के लिए लागू होगा। तो इस प्रकार से सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कहते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या कहता है कि जो विनर होता है या जो कंपटीशन कर चुका होता है उसका नेचर सेलेक्ट करती है, यानी वो सरवाइव करने के योग्य होता है, उसको नेचर क्या करेगी, सेलेक्ट करेगी। नेचर उसको सेलेक्ट करेगी, इसी को हमने क्या बोल दिया, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन। अब देखिए नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के अंदर, नेचर के अंदर वो आसानी से सर्वाइव करेंगे, जिसको हमने नेचुरल सिलेक्शन बोला है। नेचुरल सिलेक्शन के अंदर कुछ चीजें आई हैं, यानी कि वो कंपटीशन के अंदर विनर हुआ है, और कंपटीशन के अंदर विनर हुआ है तो उसके अंदर कुछ ऐसी बात है जो उसको विनर बनाती है, यानी कि जो उसका जीनोम है, उसका जीनोम है वो वेरिएंट है, उसका जीनोम क्या है, वेरिएंट है। और जीनो वेरिएंट है जिसकी वजह से वो नेचर के अंदर सेलेक्ट हुआ है, जीनोम वेरिएंट। अब जीनो वेरिएंट का क्या मतलब हो गया कि उसकी एलील फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि उसकी एलील फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आ गया, और एलील फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आ गया जिसका जीनोम है वो बाकी एनिमल से डिफरेंट हो गया, और बाकी एनिमल से डिफरेंट होकर वो डेवलप्ड जीनोम हो गया। और डेवलप्ड जीनोम होने की वजह से उसके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स डेवलप हो गए जो अलग स्पीसीज से उसको डिफरेंट बनाते हैं, यानी कि दूसरी स्पीसीज से उसको डिफरेंट बनाते हैं। तो उसका जीनोम वेरिएंट हो गया, उसका जीनोम डेवलप हो गया, जिसकी वजह से वो नेचर के अंदर आसानी से सरवाइव कर सकता है। और उस नेचर के अंदर आसानी से सरवाइव कर सकता है तो नेचर पहली प्रायोरिटी उस एनिमल को देगी, यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए पहली प्रायोरिटी उस एनिमल को दी जाएगी, और फूड के लिए भी पहली प्रायोरिटी उसी को दी जाएगी, स्पेस के लिए भी उसी ही दी जाएगी। इस प्रकार से जो नेचर है वो सारी प्रायोरिटीज है वो उसी को देना स्टार्ट कर देती है। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। अगर अपन इस डेफिनेशन की बात करेंगे कि डेफिनेशन कैसे देंगे, तो नेचुरल सिलेक्शन एक फाइनल प्रोसेस है जो एलील फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज लेके आती है। अपन क्या बोलेंगे कि नेचुरल सिलेक्शन एक फाइनल प्रोसेस है जो एलील फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज लेके आती है। यहां लिखें तो नेचुरल सिलेक्शन, natural selection is the final process natural selection is the final process which brings about changes
चेंजेस इन एलील फ्रीक्वेंसी। नेचुरल सिलेक्शन एक फाइनल प्रोसेस है जो एलील फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज लेके आती है। तो धीरे धीरे एनिमल्स डेवलप्ड होते जाएंगे और एनिमल्स के डेवलप होने के लिए नेचर उसको सेलेक्ट करती जाएगी। जैसे कि जिराफ है, जिराफ ने छोटी घास से कंपटीशन किया। छोटी घास का मतलब क्या हो गया कि धीरे धीरे छोटी घास खत्म होना स्टार्ट हो गई। खत्म होना स्टार्ट हो गई तो उसको नेचर ने क्या किया होगा, सेलेक्ट किया होगा और उसकी नेक साइज यानी गर्दन की साइज है वो क्या कर दी, लार्ज कर दी। गर्दन की साइज क्या कर दी, उसकी लार्ज कर दी। तो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये क्या है कि उसके जीनोम के अंदर चेंज आया है और उस जीनोम के अंदर चेंज आने की वजह से वो नेचर में आसानी से सरवाइव कर पा रहा है। यानी कि जीनोम के अंदर चेंज आने से वो आसानी से सरवाइव कर रहा है। तो नेचुरल सिलेक्शन है वो किसका पार्ट है, मैक्रो इवोल्यूशन का। नेचुरल सिलेक्शन किसका पार्ट है, मैक्रो इवोल्यूशन। मैक्रो इवोल्यूशन का क्या मतलब हो गया, सबसे पहले दिन जब अपनी क्लास हुई थी तो मैंने आपको बताया था मैक्रो इवोल्यूशन किसे कहेंगे। मैक्रो इवोल्यूशन उसे कहेंगे जो इवोल्यूशन बिलो अबाउ द स्पीशीज हुआ है, यानी कि अबाउ द स्पीशीज। अबाउ द स्पीशीज का क्या मतलब हो गया कि मैक्रो इवोल्यूशन से न्यू स्पीशीज बन जाएगी। अबाउ द स्पीशीज का क्या मतलब हो गया कि मैक्रो इवोल्यूशन से न्यू स्पीशीज बन जाएगी। और माइक्रो इवोल्यूशन जो होता है, माइक्रो इवोल्यूशन का क्या मतलब बताया था, माइक्रो इवोल्यूशन का बताया था बिलो द स्पीशीज किसी जीनोम के अंदर चेंज आए। यानी कि बिलो द स्पीशीज का क्या मतलब हो गया, हो सकता है जीन्स के अंदर एक छोटा सा चेंज आ गया जिससे नई स्पीशीज तो नहीं बन रही है लेकिन उस स्पीशीज के मेंबर में एक कोई स्पेसिफिक टाइप का कैरेक्टर डेवलप हो गया, उसको अपन क्या कहेंगे, माइक्रो इवोल्यूशन। और मैक्रो इवोल्यूशन जब होगा तब न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए नेचुरल सिलेक्शन है वो मैक्रो इवोल्यूशन का टाइप है, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन से हो सकता है कि न्यू स्पीशीज बन जाए। मैक्रो इवोल्यूशन से हो सकता है कि न्यू स्पीशीज बन जाए, लेकिन मैक्रो इवोल्यूशन से इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि परफेक्ट ऑर्गेनिज्म ही प्रोड्यूस हो। यानी कि नॉट गेट परफेक्ट ऑर्गेनिज्म। इवोल्यूशन के अंदर इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि आपके अंदर एक म्यूटेशन आया और वो म्यूटेशन आपके लिए हमेशा फायदेमंद ही रहे। यानी कि इवोल्यूशन कभी भी ये डिसाइड नहीं करता कि ऑर्गेनिज्म जो बनेगा, नया ऑर्गेनिज्म बना है, नई स्पीशीज बनी है, वो परफेक्ट ही बने। उससे ऐसा कोई डिसाइड नहीं होता। जीनोम के अंदर चेंज आया, जीनोम के अंदर चेंज आने की वजह से उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के अंदर चेंज आ गया, या हो सकता है कि चेंज बड़ा आ गया तो एक नई स्पीशीज ही बन जाए। लेकिन उस स्पीशीज की कोई गारंटी नहीं है कि वो एक परफेक्ट स्पीशीज बने। हो सकता है कि वो लेस डेवलप बने, उससे और भी डेवलप स्पीशीज है वो नेचर के अंदर मौजूद हो। तो नेचर उसको सेलेक्ट करेगी, जो परफेक्ट होगा उसको नेचर सेलेक्ट करेगी और परफेक्ट नहीं होगा वो क्या है, उसको नेचर सेलेक्ट नहीं कर पाएगी। तो जो लेस डेवलप स्पीशीज है उसके अंदर भी उसको स्ट्रगल करते रहेंगे, स्ट्रगल करते रहेंगे तो फिर क्या करेंगे, उसके अंदर अडेप्टेशन आना स्टार्ट हो जाएंगे। अडेप्टेशन का क्या मतलब होता है, यानी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी टाइप्स के अंदर प्रॉब्लम हो रही है किसी स्पीशीज को लंबे टाइम से पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का करेक्टर आ जाएगा, इसको अपन अडेप्टेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जिराफ की गर्दन, जिराफ की गर्दन के अंदर एक अडेप्टेशन आया। एक तो होता है एक्लिमेटाइजेशन और एक होता है अडेप्टेशन, दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक तो होता है एक्लिमेटाइजेशन और एक होता है अडेप्टेशन। इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है, एक्लिमेटाइजेशन का मतलब होता है कि किसी चीज की आदत के अंदर लग जाना। यानी कि आप ऊंचाई वाले स्थानों पर गए, ऊंचाई वाले स्थानों के ऊपर ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी तो इनिशियली हो सकता है कि आपके नाक से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाए।
यानी आपके नाक से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वहां पर जो पार्शियल प्रेशर है वो कम हो जाता है, बॉडी के पार्शियल प्रेशर से बाहर का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो बॉडी का फ्लूइड है वो बॉडी से बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है, यानी कि ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है नाक से। तो उसको रोकने के लिए, इनिशियली पार्शियल प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आरबीसी के नंबर बढ़ाए जाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की भी कमी होती है, पार्शियल प्रेशर की भी कमी होती है, तो आरबीसी के नंबर बढ़ाए जाते हैं थोड़ी देर के अंदर अंदर। आरबीसी के नंबर बढ़ाए जाएंगे, जिससे थोड़ी देर बाद में आपकी जो सांस फूल रही थी वो कंट्रोल में आ जाएगी और आप एक नॉर्मल पर्सन हो जाएंगे, यानी नॉर्मल फिजियोलॉजी आपकी काम करना स्टार्ट कर देगी। तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, एक्लिमेटाइजेशन। इंस्टेंट किसी चीज के लिए आप आदत में आए हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम आई, अचानक से आप गर्मी के अंदर गए तो पसीना आना स्टार्ट हुआ, वो एक्लिमेटाइजेशन है। लेकिन परमानेंट ही आप उस एनवायरनमेंट में रहने लग जाओगे, आपकी पीढ़ियां है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आप वहीं पे रह रहे हो, तो आपकी जीन्स के अंदर भी चेंज आ जाएगा, यानी कि परमानेंट आप वहां रह रहे हो तो आपकी जीन्स के अंदर चेंज आ जाएगा। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अडप्टेशन। यानी कि अडप्टेशन है वो जीन लेवल पे करेक्टर। अडप्टेशन का क्या मतलब होता है, जीन लेवल पर कैरेक्टर डेवलप होना क्या कहेंगे, अडप्टेशन। और इंस्टेंटली 10 या 15 मिनट के लिए, यानी अस्थायी कैरेक्टर्स के डेवलप होने की वजह से जो आपकी फिजियोलॉजी में चेंज आएगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्लिमेटाइजेशन। यानी कि करेक्टर जो डेवलप हुआ है आपकी भलाई के लिए या आपकी फिजियोलॉजी को प्रॉपर काम करवाने के लिए करेक्टर डेवलप हुआ, वो दो टाइप से हो सकता है। एक तो आपकी जीन लेवल के अंदर वो करेक्टर डेवलप हो जाए, या फिर आपकी नॉर्मल फिजियोलॉजी के अंदर बिना जीन में चेंज आए वो करेक्टर डेवलप हो रहा है। तो अगर जीन लेवल पर काम हो रहा है और जीन लेवल पर काम होगा तो इसका मतलब आप जानते हो कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, यानी कि आपकी पीढ़ियां हैं वो परमानेंट उस एनवायरमेंट में रह रही हैं, तभी आपके अंदर वो चेंज आएगा। लेकिन एक्लिमेटाइजेशन है वो जल्दी आता है, जितना जल्दी 5-10 मिनट के अंदर हो सके उतना जल्दी आता है। तो ये होता है अडप्टेशन एंड एक्लिमेटाइजेशन के अंदर डिफरेंस। यानी कि इंस्टेंटली आप किसी प्रॉब्लम का सामना करोगे तो आप उसके लिए पहले एक्लिमेटाइज्ड होगे, यानी कि आप उसके लिए अडप्टेड नहीं होगे, आप होगे उसके लिए एक्लिमेटाइज्ड, और आपकी पीढ़ियां वहां पर परमानेंट रहने लग जाएंगी, उस प्रॉब्लम से परमानेंट फेस कर रही हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अडप्टेशन। जैसे कि जिराफ की नेक के गर्दन के अंदर चेंज हुआ, उसकी साइज बढ़ी, उसकी साइज बढ़ी, वो किसका एग्जाम्पल है, अडप्टेशन का एग्जाम्पल। उसकी साइज बढ़ी है वो एग्जाम्पल किसका है, अडप्टेशन। यानी कि गर्दन की साइज बढ़ी है, इसका मतलब उसकी जीन्स के अंदर चेंज आया है। तो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से अडप्टेशन बढ़ जाता है। अडप्टेशन का मतलब क्या हो गया कि जो भी आपको प्रॉब्लम आई उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए आपकी जीन्स के अंदर चेंज आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि रेप्टाइल्स के लेग्स थे, रेप्टाइल्स के लेग्स थे, वो लेग्स हैं वो लेस डेवलप हो गए, क्योंकि रेप्टाइल्स को बिल के अंदर रहने में प्रॉब्लम हो रही थी, वो बिल के अंदर एंटर करते हैं। कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जो बिल के अंदर रहते हैं, तो वो बिलों के अंदर एंटर करते हैं, तो वो पैरों से उनको प्रॉब्लम होती है, तो पैर जो उनके है वो लेस डेवलप हो गए। यानी क्या हुआ, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से क्या हुआ, अडप्टेशन, एक ऐसा करेक्टर आया जिसकी वजह से उसके ऑर्गन्स है वो लेस डेवलप्ड हो गए। तो वो भी एक किसका एग्जांपल है, नेचुरल सिलेक्शन का। तो इस प्रकार से नेचुरल सिलेक्शन के अंदर करेक्टर्स का डेवलप होता है। जिस भी प्रॉब्लम का आप सामना करते हो उस प्रॉब्लम का सामना करने के लिए नेचर आपको एक स्पेसिफिक टाइप का करेक्टर देती है, जिसे आप क्या बोल सकते हो, अडप्टेशन। यानी कि जीन्स के अंदर चेंज आना क्या कहलाएगा, अडप्टेशन। अब देखिए नेचुरल सिलेक्शन 3 टाइप का होता है। नेचुरल सिलेक्शन जो है वो 3 टाइप का होता है। पहला नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वो स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। पहला कौन सा टाइप है, स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। अब स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन का क्या मतलब हो गया, देखिए अपन नेचुरल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं, जीन लेवल की। करेक्टर्स अडप्टेशन होंगे, यानी नेचुरल सिलेक्शन के अंदर क्या होते हैं, अडप्टेशन होंगे, और अडप्टेशन होते हैं तो इसका मतलब बात किसकी कर रहे हैं अपन, मैक्रो इवोल्यूशन की। मैक्रो इवोल्यूशन का मतलब जीन लेवल पे अपन बात कर रहे हैं। तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के अंदर क्या होता है कि हेटेरोजाइगोट्स वाले एनिमल्स को ज्यादा प्रीफर किया जाता है, और यह स्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर
फेवर किया जाता है। यानी जब स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन होगा तो एनवायरनमेंट में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होना चाहिए, यानी एनवायरनमेंट में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए? स्टेबल। एनवायरनमेंट होना चाहिए स्टेबल, तो उसमें क्या होगा? स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। और स्टेबल एनवायरनमेंट में क्या होगा? हेटेरोजाइगोट्स को प्रीफर किया जाएगा, होमोजाइगोट्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। प्रेफरेंस ऑफ हेटेरोजाइगोट, हेटेरोजाइगोट्स को क्या किया जाएगा? प्रीफर किया जाएगा। अब मैं आपको जैसे एग्जांपल दूं, हेटेरोजाइगोट का क्या मतलब होता है? जैसे कि ये आपका होमोजाइगोट है और ये भी आपका क्या है? होमोजाइगोट। ये दोनों के दोनों होमोजाइगोट है, और जब आप इसका हाइब्रिडाइजेशन करोगे तो क्या आपको क्या मिलेगा? हेटेरोजाइगोट भी मिलेगा। तो हेटेरोजाइगोट को ही सेलेक्ट क्यों किया जाता है? जैसे कि मान लो एग्जाम्पल दूं सिकल सेल एनीमिया का, यानी नेचर के अंदर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया। तो ये मान लो सिकल सेल एनीमिया है और यहां पर रिसेसिव मिलेगा, इसमें मिलेगा मलेरिया। अगर आप कंसिडर करके चलो कि ये ए है, वो कैपिटल ए क्या है? सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है। ये क्या है? सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है, तो इसका मतलब ये आदमी भी नहीं बचेगा। और ये स्मॉल ए है, ये है मलेरिया से ग्रसित है, तो ये आदमी भी नहीं बचेगा। लेकिन इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हेटेरोजाइगोट बनता है। तो अब इस कंडीशन में ना ही तो इसको सिकल सेल एनीमिया होगा और ना ही क्या होगा? मलेरिया होगा। तो इसका मतलब ये हेटेरोजाइगोट क्या करेगा? सर्वाइव करेगा, इंटरमीडिएट सर्वाइव करेगा। यानी कि ना ही तो उसको सिकल सेल एनीमिया है और ना ही उसको क्या है? मलेरिया। अगर इसको सेलेक्ट किया जाएगा तो एनिमल सिकल सेल एनीमिया से मर जाएगा, और अगर इसको सेलेक्ट किया तो मलेरिया से मर जाएगा। लेकिन अगर हेटेरोजाइगोट को सेलेक्ट किया तो वो इजीली सर्वाइव कर लेगा, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया के लिए भी होमोजाइगोट होना जरूरी है, यानी दोनों जीन्स के ऊपर कैरेक्टर होना जरूरी है, तभी डेथ होगी। और मलेरिया के अंदर भी रिसेसिव होमोजाइगोट होना जरूरी है, यानी दोनों ही कंडीशन के अंदर स्मॉल ए आना चाहिए, तब तो ये मलेरिया इफेक्टिव होगा। लेकिन अगर एक ही जीन के ऊपर मलेरिया आया है तो फिर ये मलेरिया इफेक्टिव नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हेटेरोजाइगोट बन जाए तो यह इजीली सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया और मलेरिया को होमोजाइगोट चाहिए, होमोजाइगोटिक कंडीशन चाहिए। और यहां पर आप होमोजाइगोटिक कंडीशन दे ही नहीं रहे हो, और अगर आप होमोजाइगोटिक कंडीशन नहीं दे रहे हो तो फिर क्या होगा? होमोजाइगोटिक कंडीशन नहीं दे रही हो तो दोनों ही जो डिजीज हैं वो इफेक्टिव हो ही नहीं पाएगी। तो यह सिलेक्शन जो है वो स्टेबल एनवायरनमेंट या कांस्टेंट एनवायरनमेंट में होना चाहिए, यानी कि एनवायरनमेंट्स में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ना ही तो म्यूटेशन होना चाहिए, ना ही कुछ और चीजें होना चाहिए। एनवायरनमेंट जो है वो एक प्रकार से स्टेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो अगर स्टेबल एनवायरनमेंट है तो फिर क्या होगा? स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। उस कंडीशन में स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन होगा। अब देखिए स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन का आप एग्जांपल लो, तो एक एग्जांपल तो था सिकल सेल एनीमिया और मलेरिया का। आप अगर दूसरा एग्जांपल लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, ह्यूमन बॉडी वेट। ह्यूमन बॉडी वेट का क्या मतलब हो गया? जैसे कि मान लो ये ऐसे एनिमल है कैपिटल ए, उनका वेट ज्यादा है। ये जो एनिमल्स हैं उसका क्या है? ओवरवेट, यानी कि वेट क्या है? ज्यादा। और ये जो स्मॉल ए वाले हैं उसका लोअर वेट, यानी अंडरवेट। तो प्रॉपर वेट किसी का भी नहीं है। यहां पर आप क्या देख पा रहे हो कि प्रॉपर वेट तो किसी का भी नहीं है। इसका वेट है आवश्यकता से ज्यादा है और इस एनिमल का वेट जो है आवश्यकता से कम है। लेकिन जब आप हेटेरोजाइगोट लेते हो तो ये है अंडर, हेटेरोजाइगोट है, ये एक आइडियल वेट है,
9, यानी कि ना तो ज्यादा कम है और ना ज्यादा ज्यादा है। ये एक प्रॉपर वेट है या आइडियल वेट है जिस कंडीशन में एनिमल आसानी से सरवाइव कर सकता है। तो इसका मतलब इसमें भी किसको प्रीफर किया जा रहा है, हेटेरोजाइगोट को प्रीफर किया जा रहा है। अब इसका अगर अपन ग्राफ बना के स्टडी करें तो वो कैसे करेंगे, ऐसे ये आपका ग्राफ है और यहां बीच में हेटेरोजाइगोट था, यहां पर ये होमोजाइगोट है और यहां पर भी ये होमोजाइगोट है। ये ऐसा नेचुरल सिलेक्शन था, यानी कि ये नॉर्मल कंडीशन थी। ये नॉर्मल कंडीशन थी और जब आपका हुआ स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आया, तो ये होमोजाइगोट है, ये होमोजाइगोट और ये हेटेरोजाइगोट। तो जब अब नेचुरल सिलेक्शन ने काम किया, नेचुरल सिलेक्शन ने काम किया तो किसको सेलेक्ट किया, हेटेरोजाइगोट को। यानी कि ये ग्राफ आपको ऐसा सिकुड़ता हुआ दिखाई दिया, यानी इधर से भी क्या हो गया, होमोजाइगोट की संख्या कम हो गई और इधर से भी होमोजाइगोट की संख्या हो गई कम। तो इस प्रकार से होमोजाइगोट इसकी भी संख्या कम हो गई और इसको सेलेक्ट किया गया और इसकी भी संख्या हो गई कम। तो इस प्रकार से इधर से भी ऐसे हो गया और इधर से भी दोनों साइड से कंप्रेस हो गया। तो ये होता है आपका सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन, जो स्टेबल एनवायरनमेंट में होता है, यानी एनवायरनमेंट में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आना चाहिए और एनवायरनमेंट में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा तो फिर हेटेरोजाइगोट्स को क्या किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा और होमोजाइगोट को रिजेक्ट किया जाएगा। यानी होमोजाइगोट्स के नंबर कम हो जाएंगे और हेटेरोजाइगोट्स के नंबर बढ़ जाएंगे। होमोजाइगोट्स के नंबर कम कैसे हुए, जैसे कि मान लो मैंने आपको मलेरिया और सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल दिया, तो मलेरिया वाले तो मलेरिया से मर जाएंगे और सिकल सेल एनीमिया वाले सिकल सेल एनीमिया से मर जाएंगे। तो पीछे बचेंगे कौन से, जो हेटेरोजाइगोट हैं, यानी कि स्वस्थ हैं, जिनको दोनों ही प्रकार की डिजीज नहीं है। तो इस प्रकार से होमोजाइगोट्स के नंबर तो हो जाएंगे कम और हेटेरोजाइगोट के नंबर ज्यादा हो जाएंगे, हेटेरोजाइगोट के नंबर बढ़ जाएंगे। तो ये था आपका स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन या बैलेंसिंग सिलेक्शन। दूसरा सिलेक्शन होता है डायरेक्शनल सिलेक्शन। दूसरा सिलेक्शन कौन सा हो गया, डायरेक्शनल सिलेक्शन, डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन तब होता है जब एनवायरनमेंट में चेंजिंग वाली कंडीशन आती है। डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन कब होगा, जब एनवायरनमेंट में चेंजिंग कंडीशन आती है कि एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। तो ये किस एनवायरनमेंट में होगा, चेंजिंग एनवायरनमेंट में, यानी एनवायरनमेंट जो है वो स्टेबल नहीं रहना चाहिए। चेंजिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, एनवायरनमेंट में म्यूटेशन भी होना चाहिए या सारी टाइप की चीजें होनी चाहिए। और अगर चेंजिंग एनवायरनमेंट में नेचुरल सिलेक्शन होगा तो किसको सिलेक्ट किया जाएगा, किसी एक होमोजाइगोट को। सेलेक्ट किसको किया जाएगा, किसी एक होमोजाइगोट को। जैसे किसी को ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, इसको क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, यहां पे रिसेसिव भी लिख लेना। तो रिसेसिव का क्या मतलब हो गया कि इस कंडीशन में कोई एनिमल अगर प्रेजेंट है तो उसको क्या है, डिजीज है। तो इस कंडीशन में प्रेजेंट रहने वाले एनिमल्स को क्या नहीं किया जाएगा, सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, इस वाले एनिमल्स को सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। और इन एनिमल्स को सेलेक्ट नहीं किया जाएगा तो फिर क्या होगा,
इन एनिमल्स को सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, और इन एनिमल्स को सेलेक्ट नहीं किया जाएगा तो इनकी डेथ होती रहेगी। उसके बाद में ये एनिमल्स है, इनके पास भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, तो इसकी भी संभावना क्या है, ज्यादा है। इसके अंदर भी डिजीज के ट्रांसफर होने की संभावना ज्यादा है। तो फिर थोड़ी देर बाद में हेटेरोजाइगोट को भी रिजेक्ट किया जाएगा। उसके बाद में बचेगा कौन, ए, यानी कि डोमिनेंस वाले, कैपिटल लेटर या डोमिनेंस वाले बचेंगे, डोमिनेंस वाले एनिमल्स बचेंगे। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि इन एनिमल्स को डिजीज होने की कोई भी संभावना नहीं है। अगर ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज का क्या मतलब होता है कि स्मॉल ए वाली कंडीशन है तो उसको डिजीज होगी, और डिजीज होगी तो उसकी डेथ होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो थोड़ी देर बाद में ये तो एकदम से रिजेक्ट हो गई, और उसके बाद में हेटेरोजाइगोट है, इनको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो लास्ट में बचते हैं डोमिनेंट वाले, यानी इन एनिमल्स को डिजीज होने की कोई भी संभावनाएं नहीं होती। ये किस कंडीशन में होता है, जब ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होती है। इसी प्रकार से मान लो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज हो जाए, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज होने का मतलब क्या है कि अगर कोई जीन डोमिनेंट कंडीशन में है, अगर कोई जीन डोमिनेंट कंडीशन में है तब वो डिजीज पैदा करेगी। तो डोमिनेंट को अपन क्या लिखते हैं, कैपिटल लेटर से शो करते हैं। भाई डोमिनेंट डिजीज को अपन किस लेटर से शो करेंगे, कैपिटल लेटर से। तो इसका मतलब ये जो एनिमल्स है उनकी सारों की डेथ हो जाएगी अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, तो इनकी डेथ हो जाएगी। और फिर थोड़ी देर बाद में हेटेरोजाइगोट, क्योंकि इनके पास में भी एक रोग वाला या डिजीज वाला जीन है, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट कर देंगे, इसको भी नेचर रिजेक्ट कर दे दी। और फाइनल आपको क्या सिलेक्शन होगा, स्मॉल ए। तो या तो स्मॉल ए का सिलेक्शन होगा या कैपिटल ए वाले सिलेक्शन होगा। इन दोनों का ही सिलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा डायरेक्शनल सिलेक्शन के अंदर हेटेरोजाइगोट को भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा और किसी एक होमोजाइगोट को ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एकदम जो सेफ जो एनिमल है उसका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। एकदम से सेफ वाले एनिमल्स का सिलेक्शन होगा। और ये सिलेक्शन कब होता है, जब एनवायरमेंट चेंजिंग कंडीशन के अंदर होता है, यानी एनवायरमेंट में कंटिन्यूअसली चेंज आ रहे हैं, तब ये सिलेक्शन अप्लाई होता है, नेचुरल सिलेक्शन। अब इसका आप ग्राफ बनाओगे, वो कैसे बनाओगे, वही बात है, नेचर के अंदर 3 टाइप के एनिमल्स रह रहे हैं, कैपिटल ए वाले भी, कैपिटल ए वाले भी, और स्मॉल ए वाले भी। ये तीनों एनिमल्स इनिशियल कंडीशन में आराम से सरवाइव कर रहे हैं। आप देखिए डायरेक्शनल सिलेक्शन होगा तो डायरेक्शनल सिलेक्शन होगा, जब डायरेक्शनल सिलेक्शन होगा तो ये शिफ्ट हो जाएगा, जो ग्राफ है वो शिफ्ट हो जाएगा, और ग्राफ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, या तो इस कैपिटल ए वाले को सेलेक्ट कर लिया जाएगा, या फिर इस स्मॉल ए वाले को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। इन दोनों में से किसी एक को नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा सेलेक्ट कर लिया जाएगा। जैसे कि मान लो शुरुआती कंडीशन के अंदर क्या था, ये था ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज थी। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज के अंदर ये एनिमल्स क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, और ये सबसे कम मिलेंगे। और अगर ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन वाली बात है तो इनको फेवर किया जाएगा, इनको थोड़ा कम फेवर, हेटेरोजाइगोट वाले को थोड़ा कम फेवर किया जाएगा, और इनको सबसे कम फेवर किया जाएगा। तो इनमें से डिपेंड करेगा कि डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रिसेसिव है। डिपेंड किस पे करेगा कि डिजीज जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रिसेसिव है। अगर ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है तो दोनों को रिजेक्ट किया जा रहा है, ओनली ऑटोसोमल डोमिनेंट वालों को ही सर्वाइव किया जा रहा है। और अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है तो इन दोनों को रिजेक्ट किया जाएगा और ये दोनों सर्वाइव कर रहे हैं। तो वो कंडीशन डिपेंड करेगी, अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है तो ओनली रिसेसिव एलील्स वाले सर्वाइव करेंगे, और अगर ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है तो डोमिनेंट वाले जो एलील्स हैं वो सर्वाइव करेंगे। डिपेंड करेगा कि डिजीज है वो किस प्रकार की होती है। तो अब देखिए
नेक्स्ट जो नेचुरल सिलेक्शन आता है वो होता है डिस्ट्रप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। डिस्ट्रप्टिव नेचुरल सिलेक्शन, डिस्ट्रप्टिव नेचुरल सिलेक्शन के अंदर क्या किया जाता है, ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का जस्ट उल्टा होता है। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का जस्ट उल्टा होता है, यानी वहां पर हेटेरोजाइगोट को सर्वाइव किया जा रहा था और यहां पर हेटेरोजाइगोट को रिजेक्ट किया जाएगा। हेटेरोजाइगोट को क्या किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा, यानी कि बोथ होमोजाइगोट क्या किए जाएंगे, बोथ होमोजाइगोट सेलेक्ट किए जाएंगे। दोनों ही होमोजाइगोट एनिमल्स हैं वो सेलेक्ट किए जाएंगे और हेटेरोजाइगोट को क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। तो अंडर डोमिनेंस, ये कंडीशन क्या कहलाती है, अंडर डोमिनेंस, यानी दोनों ही होमोजाइगोट को सेलेक्ट करना क्या कहलाएगी, अंडर डोमिनेंस वाली कंडीशन कहलाएगी। तो दोनों ही होमोजाइगोट को सेलेक्ट किया जा रहा है और हेटेरोजाइगोट को रिजेक्ट किया जा रहा है, तो इसके अंदर आप कैसा ग्राफ बना पाओगे, जिसके अंदर दोनों होमोजाइगोट को सेलेक्ट करना है और हेटेरोजाइगोट को रिजेक्ट करना है। ये कंडीशन क्या है, अब इनको आपको सेलेक्ट करना है। शुरुआती कंडीशन में ग्राफ जो है वो नॉर्मली दिखाई देता है, वैसा ही होता है। अब ये स्प्लिट होकर दो पार्ट्स में टूट जाएगा, यानी कि दोनों ही को ही कंडीशन को आपको सर्वाइव करते हुए दिखाई देना है। तो इसका मतलब ये जो होमोजाइगोट है वो भी सर्वाइव करेगा, हेटेरोजाइगोट को नेचुरल सिलेक्शन रिजेक्ट कर देगी और फिर वाले जो होमोजाइगोट हैं वो इनको ऐसे सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये जो आपका ग्राफ है वो दो पार्टाज पे स्प्लिट हो जाता है, ये पॉपुलेशन 1 है और ये पॉपुलेशन 2 है, दो पॉपुलेशन के अंदर स्प्लिट हो जाएगी। तो अगर आपका ग्राफ दो पॉपुलेशन के अंदर आपको टूटता हुआ दिखाई दे रहा है या दो पार्ट्स में टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो डिस्ट्रप्टिव टाइप का सिलेक्शन है। और अगर सिकुड़ित होता हुआ, यानी कि ग्राफ है वो सिकुड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब वो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है। जैसा ये सिकुड़ रहा है ग्राफ, तो ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है। और ग्राफ अगर आगे पीछे होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब वो डायरेक्शनल सिलेक्शन है। तो ग्राफ से आप तीनों नेचुरल सिलेक्शन को आसानी से पहचान सकते हो। ठीक है, आप ग्राफ से तीनों नेचुरल सिलेक्शंस को आसानी से पहचान सकते हैं। अब देखिए डिस्ट्रप्टिव नेचुरल सिलेक्शन के अंदर क्या होगा कि होमोजाइगोट को दोनों को ही रखना है, तो ये होमोजाइगोट को रखा जाएगा, इसको हेटेरोजाइगोट वाले को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और इसको भी, होमोजाइगोट को भी नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये था आपका नेचुरल सिलेक्शन। एक होता है साइक्लिक सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के बाद में एक छोटा सा सिलेक्शन आता है, इसको अपन साइक्लिक सिलेक्शन बोलते हैं। वो क्या होता है, साइक्लिक सिलेक्शन होता है जो साइक्लिक फॉर्म में चलता है, यानी कि सीजनल सिलेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, साइक्लिक सिलेक्शन। सीजनल सिलेक्शन का क्या मतलब हो गया, सीजनल सिलेक्शन को ही साइक्लिक सिलेक्शन बोलते हैं। सीजनल सिलेक्शन का क्या मतलब हो गया, जैसे कि रेन सीजन आई, यहां पर आपके कुछ तीन टाइप के एनिमल्स हैं, यानी कि नेचर के अंदर ये तीन टाइप के प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो कैपिटल ए, या फिर होमो हेटेरोजाइगोट, या फिर ये रिसेसिव होमोजाइगोट। तो वो रेनी सीजन आई यानी बारिश वाले दिन आए, तब तो इसको सेलेक्ट कर लिया गया,
बारिश वाले दिन आई तो क्या हुआ, इनको सेलेक्ट किया जाएगा। और विंटर सीजन आई तो हेटेरोजाइगोट को सेलेक्ट किया जाएगा, विंटर सीजन। और अगर समर सीजन आई तो फिर इसको सेलेक्ट किया जाएगा। तो इसको कहते हैं साइक्लिक सिलेक्शन। जैसे कि आप देखते हो ना कि एक सीजन, कोई भी प्लांट है वो पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही अंकुरित होते हैं। किसी भी टाइप्स के जो प्लांट होते हैं वो सीजन के अंदर ही अंकुरित होते हैं। जैसे कि मान लो गेहूं है तो गेहूं वो हमेशा सर्दियों के अंदर ही उगेगा, तो उसका सिलेक्शन कब किया जाएगा कि जब ठंड होगी, सर्दी होगी। इसके अलावा जो आपके बाजरा हैं, जो भी जो एनिमल्स हैं जिसको अपन बोलते हैं खरीफ की फसलें, खरीफ की फसलें हैं वो हमेशा किस में, गर्मियों की सीजन के अंदर ही सेलेक्ट की जाएंगी। तो इसको मतलब क्या बोलते हैं, साइक्लिक सिलेक्शन। साइक्लिक सिलेक्शन का मतलब होता है कि जो सिलेक्शन सीजन के अंदर सेलेक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशंस। एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज हुई, एनवायरमेंटल की कंडीशन की सीजन चेंज हुई तो इसका मतलब क्या है कि स्पीसीज की नंबर भी चेंज हो जाएगी, स्पीसीज का टाइप भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा सीजन के चेंज होने के साथ साथ में। तो सीजनल सिलेक्शन को अपन क्या बोलेंगे, साइक्लिक सिलेक्शन। विंटर सीजन के अंदर आपको अलग टाइप के एनिमल्स या फसल्स दिखाई देंगी, समर सीजन के अंदर अलग दिखेंगे, रेनी सीजन के अंदर अलग दिखेंगे। और आप प्लांट्स की क्यों बात करो, एनिमल्स की भी बात कर लो। जैसे रेप्टाइल्स है, वो रेप्टाइल्स ज्यादा ठंड के अंदर आपको दिखाई नहीं देंगे, वो हाइबरनेशन कंडीशन के अंदर चले जाते हैं। यानी कि हाइबरनेशन कंडीशन किसको बोलते हैं कि वो अपने सारे मेटाबॉलिज्म की रेट है वो एकदम से लो चले जाते हैं, नीचे जमीन के अंदर गहराई के अंदर जाके छुप जाते हैं, क्योंकि वो है मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं कर पाएंगे ज्यादा ठंड के अंदर। अगर ज्यादा ठंड होगी तो मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। और अभी जो बारिश के दिन होंगे या गर्मियों के दिन स्टार्ट होंगे और बारिश के दिनों के अंदर आपको सारे के सारे रेप्टाइल्स हैं, सांप छिपकली वगैरह जो भी एनिमल्स हैं, जो रेप्टाइल्स हैं वो आपको बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। तो ये भी क्या होता है, साइक्लिक सिलेक्शन। सीजन के अकॉर्डिंग एनिमल्स को सर्वाइव करना, या सीजन के अकॉर्डिंग एनिमल्स हैं वो नेचर के अंदर फिट होते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, साइक्लिक टाइप का सिलेक्शन। तो ये अपना नेचुरल सिलेक्शन था और दूसरा एक छोटा सा टाइप साइक्लिक सिलेक्शन था। दोनों सिलेक्शन की अपन ने बात की। नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा दूसरा टाइप का सिलेक्शन, कि एक सेक्सुअल सिलेक्शन होता है, रिप्रोडक्शन करने के लिए भी सिलेक्शन होता है, कि रिप्रोडक्शन करने के लिए कैसे सिलेक्शन होता है उसकी भी अपन बात करेंगे। तो वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं।